चैप्टर 22 कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। श्रेया फिर से चौंक गई। वो गाना इतना अच्छा था, चाहे वो कितने ही ऊंचे सुर हो या फिर गाने में आने वाली हरकतें, सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से एक साथ रचाया जा रहा था। अब ये खुद को खुश करने और मन लगाने के लिए नहीं गाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक प्रोफेशनली ट्रेन गिटारिस्ट है। पर ये है कौन? क्या ये साहित्य फैकल्टी से है? वो लड़का वहां बगीचे में बैठकर गाता ही रहा। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again। जैसे वो वहीं पर बैठकर उसे शांति से सुनने लगी। श्रेया कुछ कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इस आवाज से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड थी। वो आवाज ना केवल कानों को शांति दे रही थी, बल्कि ऊपर से उसे दुनिया से परे ही लग रही थी। श्रेया के पास शब्दों की कमी हो गई थी जब वो इस गाने वाले की तारीफ करने के लिए शब्द ढूंढ रही थी। उसे लगा कि इस आवाज को अच्छा, बेहतरीन या बहुत ही सुंदर कहना सबसे ऊपर की बड़ाई होगी। उसके मुताबिक कोई भी और शब्द या कोई भी और वाक्य इस गाने वाले के लिए उसकी कला की तौहीन होगी। जब वो गाना खत्म हुआ तब श्रेया और कुछ नहीं कर पाई, पर फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। उसके मन में ये बात आई कि ये बच्चा साहित्य फैकल्टी से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसी इसकी आवाज है और जैसा इसका स्टाइल है, वो बहुत ही बड़े और उम्दे कलाकार का होगा। ये पक्का कोई सेमी प्रोफेशनल या फुल टाइम संगीतकार होगा। जहां एक जगह श्रेया उस संगीतकार की आवाज से इतनी इंप्रेस हो गई थी, वहीं वो लड़का दूसरी ओर अपना गिटार उठाने लगा, खड़ा हुआ और उसने अपनी पूरी बॉडी एक बार जोर से स्ट्रेच किया। वो पीछे मुड़ा और उनकी आंखें मिली। पहले तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा चौंक गया था, पर फिर उसने एक बहुत ही बड़ी स्माइल से श्रेया के साथ कहा, यो मिस सेक्रेटरी, क्या इत्तेफाक है। यश को वहां देखकर श्रेया को कुछ समझ ही नहीं आया। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। उसका दिमाग और मन इस बात को मान ही नहीं पाया, क्योंकि वो इस चेहरे को पहले से जानती थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसे मानो जैसे उसके मुंह से एक शब्द ना निकले। फिर भी बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, यश। धूप में सूरज के सामने खड़े होने की वजह से यश का सभ्य सा चेहरा थोड़ा चकाचौंध सा लगने लगा था, और इसकी वजह से श्रेया की तो दिल की धड़कन भी रुक गई थी। उसने पूछा, ये तुम कैसे हो सकते हो? नहीं, ये तुम नहीं हो सकते। ओहो, तुम ये कैसे हो सकते हो भला? श्रेया के सवाल सुनकर यश एक मिनट के लिए तो बहुत ही ज्यादा चौंक गया था। फिर एक बहुत ही कंफ्यूज्ड भाव से उसने पूछा, हाँ तो और कौन हो सकता था? मेरा कोई जुड़वा भाई तो है ही नहीं। चाहे इस नए खुलासे से श्रेया भौचक्की रह गई। उसका दिमाग एक मिनट के लिए तो सुन्न पड़ गया था, मानो बिल्कुल खाली हो गया था। मगर वो तुरंत से वापस अपने होश में आई। उसका वही आत्मविश्वासी श्रेया वाला रूप वापस आ गया और उसने पूछा, क्या तुम वो गिटार बजा सकते हो? और हमारे इस बारे में पहले बात क्यों नहीं हुई? तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं, यश ने उत्तर दिया। ओहो ओहो, ये तो देखो कौन अब शब्दों से खेलने लगा है। इससे पहले कि श्रेया कुछ और पूछती, यश ने कहा, क्या तुम्हें इतनी दूर से बात करने में मजा आ रहा है? तुम्हें नहीं लगता हम दोनों के बीच में जो पार्क है, तुम्हें इसे पार कर लेना चाहिए? उसी के तुरंत बाद ही श्रेया को रियलाइज हुआ कि उन दोनों के बीच में पूरा एक बगीचा आ रहा था, तो उसे अपनी आवाज और भी तेज करनी पड़ रही थी, और भी तेज बोलना पड़ रहा था। वो थोड़ा सा शर्मा गई जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि वो कितनी बड़ी इडियट बन रही थी। श्रेया यश की तरफ बढ़ी और उसके बराबर में जाकर खड़ी हो गई। वहां ऐसा लग रहा था कि उसे काफी शांति मिल रही है। उसने कहा, तुम बहुत अच्छा गिटार बजा लेते हो। तुमने कितने समय तक इसकी प्रैक्टिस की है? यश ने अपने हाथ फैलाए और कहा, क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूंगा कि आज मेरा पहला ही दिन है? श्रेया के मुंह पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई जब उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकती। यश ने कहा, अब मानो या ना मानो, मैं झूठ नहीं बोलता।
श्रेया ने तुरंत मुंह से आवाज निकालकर इस बात को झुठला दिया और आगे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने जवाब दिया। श्रेया ये बात सुनकर फिर भौचक्की रह गई, मगर उसने तुरंत समझ लिया कि यश मजाक कर रहा है। वहीं तुरंत उसका दिमाग घूमा और उसने यश से पूछा, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही कॉलेज में होने वाले सिंगिंग कंपटीशन के बारे में पता है, तो इस कंपटीशन में मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम अपनी क्लास को और मेरे काम में अपना पूरा योगदान और सहयोग कर रहे हो। क्या सिंगिंग कंपटीशन? यश डर गया और लड़खड़ा के पूछने लगा। श्रेया ने अपनी फाइल में से एक प्रस्ताव निकाला और उसको दिखाने लगी। उसने कहा, ये लो, ये देखो। यश ने उस प्रस्ताव को पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था, टाइम रिकॉर्डिंग कंपनी गर्व से यह ऐलान करती है कि कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है जो कि 3 यूनिवर्सिटीज मिलकर साथ करेंगी। यश ने प्रस्ताव पीछे कर दिया और कहा, नॉट इंटरेस्टेड। पर क्यों नहीं? श्रेया ने पूछा। देखो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पार्ट टाइम नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं और पढ़ाई करनी है। तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं इन सब में हिस्सा लूंगा? इन सब तरीकों के कंपटीशन उन लोगों के लिए बने हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी की जिंदगी को हनीमून पीरियड की तरह जीते हैं। रह गई बात मेरे लिए, मैं एक दर्शक की तरह ही ठीक हूं, मैं औरों के लिए तालियां बजा लूंगा। यश ने अपना गिटार उठाया और श्रेया के कंधे को छूकर कहा, हाँ चलो फिर मैं चलता हूं सेक्रेटरी जी, मैं अपने रास्ते चलता हूं, आप भी जाइए, अपना काम कीजिए। यश बगीचे से गाना गुनगुनाते हुए निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने बगीचे से बाहर पैर रखा, उसके कदम वहीं जम गए। हाँ, कोई बीप नहीं, कोई मिशन नहीं, ये उल्लू का पट्टा सिस्टम। यश को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपना इंटरफेस सिस्टम भी खोला और वहां चेक किया, किंतु उसे कोई मिशन नहीं मिला था। ये तो बड़ी अजीब बात है। यूं तो सिस्टम को हमेशा मेरी हालत का फायदा कैसे उठाना है ये पता होता है, और छोटी से छोटी बात को उठा करके मुझे कैसे परेशान करना है ये सिस्टम अच्छे से जानता है। फिर भी इस टैलेंट शो के लिए मुझे कोई मिशन नहीं दिया गया। ये तो बड़ी अजीब बात है, यश ने सोचा। किंतु यश के दिमाग में यह भी आया कि वो खुद को बहुत सी परेशानियों में डाल देगा अगर सिस्टम से उसे कोई मैसेज नहीं मिला तो। ये सोचकर वो अपना गिटार लेकर बेसमेंट की ओर बढ़ गया। आज उसकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए उसने सोचा था कि वो कॉलेज से गोल्डी भाई के यहां चला जाएगा ताकि वो वहां से अपना कमीशन उठा सके। गिटार वाले के पास जाना एक बहुत ही अचानक से लिया हुआ फैसला था और वो वहां चला गया क्योंकि वहां से कॉलेज से काफी पास था। साथ ही आगे वो ये भी सोचकर काफी डरा हुआ था कि पड़ोसी परेशान ना हो जाएं यदि वो अपने बेसमेंट में गिटार बजाएगा तो। अपनी क्षमताओं को आजमाने के बाद अब वक्त था कि वो गोल्डी भाई के पास जाए, इसलिए उसने एक बस ली क्योंकि उसके बाद उसे एक 40 मिनट का सफर तय करना था। यश गोल्डी की दुकान पर पहुंच गया। दुकान अभी भी उसी चकाचौंध में थी जैसे पहले थी। इस बार यश सेल्स पर्सन को थोड़ा बेहतर जानता था, इसलिए उसने नमस्ते कहा और सीधा गोल्डी के ऑफिस में चला गया। उसने पहले एक बहुत सी बड़ी सी मूर्ति को पास किया, फिर उसने एक बड़ी सी तस्वीर को पास किया और आखिर में गोल्डी के ऑफिस में घुसने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खड़काने के बाद गोल्डी की आवाज आई, कम इन। यश अंदर गया। गोल्डी भाई अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था जिसका शीर्षक था बदलाव की किताब। अरे आपको देखिए तो जरा, आप तो कुछ बहुत ही गहरे अर्थी किताब पढ़ने लगे हैं। किंतु मजाक की बात यह थी कि यश यदि ये रियलाइज करता कि वो किताब उल्टी थी तो उसे सच में पता चलता कि गोल्डी उसे सच में पढ़ भी रहा था या नहीं। जब गोल्डी ने यश को देखा तो वही पुरानी बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई और उसके सोने के दांत दिखने लग गए। उसने किताब नीचे रखी और अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, वाह जी वाह, देखिए तो क्या ये हमारा भाई यश ही है क्या? क्या काम आया भाई जो तुम यहां चले आए? अरे तुमने आने से पहले बता तो दिया होता। गोल्डी भाई का उत्साह देखकर यश थोड़ा सा डर गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था गोल्डी भैया। चलो भी अपने गोल्डी भैया से बस भी करो, तुम तो मुझे बस गोल्डी भाई बोलो। यह कहकर गोल्डी ने यश के कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपाई और ना जाने क्यों घबराने का नाटक करने लगा। उसके यह कहते ही यश छूटते ही बोला,
ठीक है गोल्डी भाई। गोल्डी उसे डेस्क तक लेके गया और अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ उसने कहा, यश भाई, तुम यहां कमीशन के लिए आए होंगे, क्या मैं सही हूं? क्योंकि गोल्डी यश के साथ थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही विनम्र हो रहा था, यश को भी थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा था और उसने अपनी मुंडी हिलाई और कहा, जी हां, मैं यहां कमीशन के लिए ही आया हूं। मैंने भाविका को ढूंढ निकाला है और मुझे लगता है कि अब तक आपको भी इस बात की खबर पहुंच चुकी होगी। यह सुनते ही गोल्डी भाई ने कहा, जी हां, मुझे उसी रात खबर लग गई थी। बहुत ही अच्छा हुआ, अनन्या ने मुझे उसी रात पैसे भेज दिए थे। जितनी खुशी से वो बात कर रहा था, उतनी ही खुशी से उसने अपनी अलमारी में से एक लाल रंग का लिफाफा निकाला। उसने वो लिफाफा यश को दे दिया। लिफाफा देते हुए उसने यश से कहा, हम दोनों इस पैसे का आधा आधा में बांटेंगे, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। यश ने खुशी खुशी वो लाल लिफाफा ले लिया, लेकिन जब उसने छुआ तो वो मात्रा उसको अपनी उम्मीद से कम लगने लगी थी। उसकी मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई थी। शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए उसने उस लिफाफे में एक नजर मार ली। लाल लिफाफे के अंदर दादाजी के लाल नोटों के 3 टुकड़े थे, जो अंदर से अकेले लग रहे थे। सीधी भाषा में कहा जाए तो बहुत ही कम पैसे थे। यश ने अविश्वास में होकर गोल्डी से पूछा, गोल्डी भाई, बस 300? गोल्डी की मुस्कान हमेशा की तरह ईमानदार थी। उसने कहा, हाँ मेरे भाई, हर फॉर्च्यून टेलिंग सेशन के मैं 600 लेता हूं, इसलिए जब हम इसे 2 अलग अलग हिस्सों में करते हैं तो वो 300 और 300 में बंटता है। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।